नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के 1000 साल के इतिहास का वो पूरा निचोड़ देखने वाले हैं जहां से हर परीक्षा में आप यकीन मानिए सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो आदिकाल की वीरता से लेकर आधुनिक काल के नए विचारों तक चलिए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे वहीं से शुरू करते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, और वो हैं हिंदी के प्रथम। अच्छा, हिंदी के पहले सर्वमान्य कवि कौन माने जाते हैं? वो हैं सरहपा, एक सिद्ध कवि। पहली रचना देवसेन की श्रावकाचार। इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी है। सोचिए, श्रावक के 4 देव, है ना आसान। फिर आता है पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, और पहली कहानी इंदुमती। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हर किसी को एकदम जुबानी याद होने ही चाहिए। अब इतने बड़े इतिहास को समझने के लिए एक ढांचे की जरूरत तो पड़ती ही है। और देखिए, परीक्षा के लिहाज से जो सबसे मान्य वर्गीकरण है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो हम इसी रोड मैप पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, शुक्ल जी ने इतिहास को 4 बड़े हिस्सों में बांटा है। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, फिर भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल, उसके बाद रीतिकाल मतलब उत्तर मध्यकाल, और आखिर में आता है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इनका क्रम कैसे याद रखा जाए। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार सूत्र है, आवारा। बस ये एक शब्द याद रख लीजिए। आ से आदिकाल, वा से भक्ति काल और रा से रीतिकाल। इस ट्रिक से इनका क्रम कभी भी नहीं भूलेगा। इससे पहले कि हम हर काल में और गहराई से जाएं, इस एक वाक्य को समझना बहुत जरूरी है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि साहित्य जो है वो अपने समय के समाज की सोच का एक आईना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, साहित्य जीवन की आलोचना है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हर दौर की सोच अलग थी, तो ये भी साफ हो जाता है कि उनका साहित्य अलग क्यों था। तो ठीक है, हमारा सफर अब शुरू होता है पहले 2 महान युगों से। पहला है आदिकाल, जो वीर गाथाओं और शौर्य की कहानियों से भरा पड़ा है, और दूसरा है भक्तिकाल, जिसे क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का सुनहरा दौर। और ये स्लाइड, वाह, ये दोनों युगों का जो सार है उसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ आप देखिए, आदिकाल का पेड़ है जिसकी जड़ें सिद्ध, नाथ, जैन और रासो साहित्य में फैली हुई हैं। और दूसरी तरफ भक्ति काल का चमकता सूरज है जो पूरे साहित्य को अपनी आध्यात्मिक रोशनी से रोशन कर रहा है। एक तरफ वीरों का युग तो दूसरी तरफ भक्तों का। अब सवाल यह है कि आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया ही क्यों? क्योंकि उस समय में रासो काव्यों की भरमार थी, जहां कवि अपने राजा महाराजाओं की वीरता का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही था। इसके साथ साथ सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य जैसी आध्यात्मिक धाराएं भी बह रही थीं। आदिकाल के बाद जो दौर आया वो था भक्ति काल। इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा और श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग। यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए, भक्ति की 2 मेन धाराएं थीं, निर्गुण यानी जो निराकार ईश्वर को मानते थे, और सगुण जो साकार ईश्वर की उपासना करते थे। और इन दोनों में भी 2-2 शाखाएं थीं, जिनमें कबीर, जायसी, तुलसीदास और सूरदास जैसे महान कवि हुए। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि भक्ति आंदोलन में कितनी विविधता थी। सोचिए, एक तरफ कबीरदास थे जो ज्ञान के रास्ते पर चलकर हर तरह के बाहरी दिखावे और आडंबर का जोरदार विरोध कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास थे जो रामचरितमानस के जरिए दास्य भाव की भक्ति और लोक कल्याण का संदेश दे रहे थे। मंजिल दोनों की एक थी, पर रास्ते अलग अलग। चलिए अब सफर में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे बदलती है। भक्ति काल की उस गहरी आध्यात्मिकता के बाद आया रीतिकाल, जो कला, श्रृंगार और अलंकारों का युग था। और फिर आया आधुनिक काल, जिसने गद्य को और एक नई राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। देखिए, रीतिकाल जो था वो मुख्य रूप से दरबारी कविता का युग था। इसे 3 धाराओं में बांटा जाता है। पहली है रीतिबद्ध, जिसमें केशवदास जैसे कवि थे जो नियमों में बंद कर लिखते थे। दूसरी है रीति सिद्ध, जिसमें बिहारी जैसे कवि थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गागर में सागर भर देते थे। और तीसरी है रीति मुक्त, जिसमें घनानंद जैसे कवि थे जिन्होंने प्रेम की पीड़ा को अपनी कविताओं में उतारा। और फिर आता है आधुनिक काल, जिसने तो हिंदी साहित्य का पूरा चेहरा ही बदल दिया। इसकी शुरुआत हुई भारतेंदु युग से, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। फिर आया द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। इसी युग ने खड़ी बोली को स्थापित किया।
और इसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जैसे बड़े बड़े आंदोलन हुए। आधुनिक काल के अंदर छायावाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें महाप्राण के नाम से जाना जाता है, सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, और महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी गई है। तो हमने वाकई एक लंबा सफर तय कर लिया है, आदिकाल की तलवारों की खनक से लेकर छायावाद की कल्पना की उड़ान तक। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये इतिहास आज भी जिंदा है और लगातार लिखा जा रहा है। चलिए, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे कुछ फटाफट फैक्ट्स के साथ पक्का कर लेते हैं। कविकुल कल्पतरु के लेखक कौन? चिंतामणि। ट्रिक याद है ना? कुल की चिंता। अच्छा, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। तूतीय हिंद, ये तो अमीर खुसरो हैं। और पुष्टि मार्ग का जहाज? सूरदास। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो साहित्यिक परंपरा है वो आज भी फल फूल रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सोचिए, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी से शुरू हुई ये यात्रा 2024 में गगन गिल तक आ पहुंची है। ये दिखाता है कि हिंदी साहित्य कितना जीवंत और गतिशील है, और आज के साहित्यकारों पर नजर रखना भी कितना जरूरी है। और अंत में बस यही कहना है कि आज हमने जो कुछ भी समझा है उसके नोट्स जरूर बनाइए और उसे बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि देखिए, ज्ञान को हासिल करना जितना जरूरी है उसे सहेजना भी उतना ही जरूरी है। राहें जहां तक जाएंगी, राही को वहां तक जाना ही होगा। अपने लक्ष्य पर नजर रखिए और हमेशा याद रखिए, आपका संकल्प ही आपकी सफलता है।